गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मी लवकुश रायचंद। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल जेएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें आज ये तीसरा लेक्चर होगा जो आपका संबंधित होगा भारत के भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी का। फ्रेंड्स, इस लेक्चर को हम इस तरीके से करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस एक लेक्चर से हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भारत के भूगोल में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी सारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश का नाम है भारत और हमारे देश के जो अन्य नाम है वो है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। फ्रेंड्स, जो हमारी राजधानी है वो है नई दिल्ली। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, एक ग्लोब की मदद से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लोब है, ये है 0 डिग्री जिसको कहते हैं इक्वेटर, विषुवतीय रेखा। और फ्रेंड्स, ये है आपका देशांतर, ये है आपका देशांतर। क्या ये है आपका देशांतर। तो फ्रेंड्स, ये जो देशांतर है इसके मदद से ही हम पता लगाते हैं कि दिशा कौन सी है। अगर ये देशांतर जो है इसके अगर आप राइट में देखोगे तो ये होता है पूरब, और जो आप इसके लेफ्ट में देखोगे तो ये आएगा, क्या आएगा? ये आएगा पश्चिम। क्या आएगा? पश्चिम आएगा। तो ये होगा आपका पूरब, ये होगा आपका पश्चिम। तो फ्रेंड्स, जो भारत की स्थिति है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी पूर्वी देशांतर में। कहाँ पे? पूर्वी देशांतर में। अगर आप गोलार्ध की बात करोगे तो ये देखने को मिलेगी आपको उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि फ्रेंड्स जो नीचे वाला है, इक्वेटर से नीचे वाला जो होता है ये होता है साउथ, ये होता है साउथ, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है नॉर्थ। कौन सा होता है? नॉर्थ। तो इसलिए जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। भारत का अक्षांश विस्तार जो है वो आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और फ्रेंड्स, जो देशांतर है वो आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, जो कहाँ पे? जो पूर्वी देशांतर में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भारत की आकृति देखोगे तो वो आपको दिखेगी चतुष्कोणीय। कैसी? चतुष्कोणीय देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत का मैप है। तो अब देखिए भारत का मैप कैसा है, इसमें आपको चतुष्कोणीय देखने को मिलेगा। देखो कैसे है, आप इसके कोण देखो तो कैसे दिखता है। ये एक तरीके से आपको चौरस दिखाई देता है। कैसा? चौरस दिखाई देता है, इसलिए आप इसको चतुष्कोणीय बोल सकते हो। फ्रेंड्स, जो भारत का मानक समय है, मानक समय वो समय होता है जहाँ से किसी देश का समय निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये जाता है 8:30 पूर्वी देशांतर। कहाँ से जाता है? 8:30 पूर्वी देशांतर। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भारत का मैप है ऐसा मानो। तो फ्रेंड्स, जो ये है जो आपका देशांतर है ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो जाता है ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर जाता है। लेकिन जो मानक समय का बिंदु है वो जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश के नैनी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नैनी में स्थित है। फ्रेंड्स, कभी कभी नैनी भी लिखा होता है और कभी कभी मिर्ज़ापुर भी लिखा आ जाता है। क्या लिखा आ जाता है? कभी कभी मिर्ज़ापुर भी लिखा आया जाता है। जो भारत का मानक समय है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। जो फ्रेंड्स ग्रीनविच है ये आपको लंदन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? लंदन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ही समस्त देशों के समय जो है निर्धारित होते हैं। किसके निर्धारित होते हैं? समस्त देशों के। पूरे वर्ल्ड का जो समय है वो ग्रीनविच से निर्धारित होता है जो लंदन में है। तो फ्रेंड्स, जो 5 राज्य वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
अगर आप फ्रेंड्स भारत की लंबाई देखोगे उत्तर से दक्षिण, तो वो आपको देखने को मिलेगी 3214 किलोमीटर। अगर आप चौड़ाई देखोगे जो पूर्व से पश्चिम है, वो आपको देखने को मिलेगी 2933 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो भारत की स्थलीय सीमा है, जो केवल और केवल स्थल से लगी हुई है समस्त देशों के साथ, वो कितनी है? वो है आपकी 15,106 किलोमीटर। और जो सीमा जल से लगी हुई है, वो है आपकी 7,516 किलोमीटर। फ्रेंड्स, भारत का प्रादेशिक जो सीमा है, प्रादेशिक सीमा जल वाली जो है, वो आपको देखने को मिलेगी 12 समुद्री माइल। कितना? 12 समुद्री माइल देखने को मिलेगी। और जो संलग्न क्षेत्र है, वो आपको देखने को मिलेगा 24 समुद्री माइल तक। कितना? 24 समुद्री मील तक। और फ्रेंड, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वो आपको देखने को मिलेगा 200 समुद्री मील तक। कितना? 200 समुद्री मील तक। फ्रेंड्स, जो भारत की जलवायु है, वो आपको देखने को मिलती है मानसूनी। कौन सी जलवायु है भारत की? वो है मानसूनी। भारत का जो क्षेत्रफल है, वो आपको देखने को मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व का 2.4% है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, कौन सा है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? 7वां। फ्रेंड्स, जो भारत से बड़े देश है, वो देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 है रूस। कौन सा है? रूस। जो नंबर 2 पे आता है, वो आता है आपका कनाडा। कौन सा आता है? कनाडा आता है। और जो नंबर 3 पे आता है फ्रेंड्स, ये आता है आपका यूएसए। कौन सा आता है? यूएसए। और जो चौथे नंबर पे आता है, ये आता है आपका चीन। कौन सा आता है फ्रेंड? चीन आता है। फ्रेंड्स, 5वें नंबर पे जो आता है, वो आता है आपका ब्राज़ील। कौन सा आता है? ब्राज़ील आता है। और जो छठे नंबर पे आता है, ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में एक महाद्वीप है। और 7वें नंबर पे अपना देश आता है भारत। कौन आता है? भारत आता है। और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। कौन सा देश आता है? अर्जेंटीना आता है 8वें नंबर पे। फ्रेंड्स, जो भारत की जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार, वो है आपकी लगभग 121 करोड़, जो विश्व की लगभग 17.5% है। कितनी है विश्व की? लगभग 17.5%। फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का दूसरा देश है। कौन सा है? दूसरा देश है। भारत में जो पुरुष है, पुरुष आपको देखने को मिलेंगे लगभग 62 करोड़। और जो महिला आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको 58 करोड़। फ्रेंड्स, जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है, वो है लगभग आपकी 83 करोड़। कितनी है? 83 करोड़, जो कुल जनसंख्या का लगभग 59% है। माफ कीजिएगा, 69% है। कितना है? 69% है। और जो शहरी जनसंख्या है, वो आपकी 37 करोड़ है, जो परसेंटेज में 31% है। कितना है? 31% है। फ्रेंड्स, भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, वो आपको देखने को मिलेगी 17.64%। कितना? 17.64%। जो भारत का लिंगानुपात है, वो आपको देखने को मिलेगा 943 प्रति पुरुष पर। कितना? अगर फ्रेंड्स ऐसा मान लीजिए कि अगर 1000 पुरुष है, तो उन पे लगभग 943 ही महिला होगी। कितनी? 943 ही महिला होगी। शिशु लिंग अनुपात जो है भारत में, ये आपको देखने को मिलता है, 918। कितना? 918 देखने को मिलता है। जनसंख्या घनत्व जो है भारत का, ये आपको देखने को मिलता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है भारत में 382 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 382। भारत में जो है साक्षरता दर, भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लगभग कितने परसेंट है? तो फ्रेंड्स, वो लगभग है आपके 74%। कितने परसेंट है? 74%, जिसमें से पुरुष जो है 82% है और महिला जो है 65% है। महिला कितनी है? 65%। भारत में एससी की जनसंख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये है 20 करोड़। कितनी है? 20 करोड़, जो कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है। और जो एसटी की जनसंख्या है, वो है भारत में 10 करोड़। कितनी है? 10 करोड़, जो
कुल का 8.6% है। कितना है? 8.6% है। भारत में कुल राज्यों की संख्या जो 28 है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या है 8। कितनी है? 8। पर्वतीय राज्य कितने हैं भारत में? तो फ्रेंड्स ये जो है ये लगभग आपको 10.7% देखने को मिलेगा। कितना विस्तार देखने को मिलेगा पर्वतीय राज्यों का? तो ये आपको देखने को मिलेगा 10.7%। फ्रेंड्स भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है? तो उसका विस्तार है 18.6%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है ये है 27.7%। मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है ये भारत में सबसे अधिक देखने को मिलता है, जो है लगभग 43%। कितना है? 43%। फ्रेंड जो कर्क रेखा होती है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा होती है ये 23.5 उत्तरी अक्षांश पर होती है। कहाँ पर होती है? 23.5 उत्तरी अक्षांश पर होती है। इस पर भारत के 8 राज्य है। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सबसे अंत में मिजोरम। IST पर जो है भारत के 5 राज्य स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स भारत के जो ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो ये कुल कितने? 18 है। कितने? 18 है। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलती है 23। कितनी देखने को मिलती है? 23। जो नेशनल हाईवे है, जो भारत में नेशनल हाईवे है उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या जो भारत में कितनी है? 13 है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये है बाघ। और फ्रेंड्स जो भारत का विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु है, ये आपको हाथी देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? हाथी। भारत को जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर है, और वृक्ष जो है बरगद है, पुष्प जो है कमल है, और जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये अशोक स्तंभ। कौन है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जो है भारत का ये जन गण मन, जिसके लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत की राज्य की भाषा जो हिंदी है और राष्ट्रीय जो लिपि है ये है देवनागरी। भारत को जो राष्ट्रीय वाक्य ये है सत्यमेव जयते। कौन सा? फ्रेंड्स अब देखते हैं कि भारत के जो राज्य है किन किन देशों से अपनी सीमा बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन देश भारत से सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स जो बांग्लादेश है इसकी जो सीमा है सबसे अधिक है, सबसे अधिक लंबी है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। फ्रेंड्स इसको भी रेड क्लिफ कहा जाता है। इसको रेड क्लिफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1971 से पहले ये भी पाकिस्तान था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसलिए दोनों पाकिस्तान की जो कंट्रोल लाइन है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। जिस पर 5 राज्य है भारत के। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। जो त्रिपुरा है फ्रेंड्स ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चीन के साथ जो भारत की सीमा है इसका नाम है मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन रेखा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। इस पे भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है हमारी सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंट रेखा, जो है लद्दाख से। ये लद्दाख वो वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। कहाँ पे? पाकिस्तान के कब्जे में। भारत के महत्वपूर्ण चैनल जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। कहाँ पे? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है ये सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है,
उसमें, और भारत का जो एक द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप का है जिसका नाम है निकोबार, इन दोनों के मध्य है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ग्रेट चैनल है ये किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। किस में है? भारत और श्रीलंका के मध्य आती है। फ्रेंड, जो माहिम क्रीक है ये आपको एक पतली सी निवेशिका मुंबई में मिलेगी। कहाँ पे? मुंबई में मिलेगी पतली सी निवेशिका। कच्छ की खाड़ी जो है ये पश्चिमी गुजरात में। कहाँ पे? पश्चिमी गुजरात में। खंबात की खाड़ी जो है ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। लक्षद्वीप जो है माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप सागर जो है ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जो है ये कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास जो है ये उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है। फ्रेंड्स, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड, जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये आपका है इंद्रकोल जो लद्दाख में स्थित है। और जो सबसे दक्षिण बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, ये है इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है गौरमाता या गुहर मोती जो गुजरात में स्थित है। और जो पूर्वी बिंदु ये है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है जब आप उत्तर से दक्षिण चलोगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कराकोरम। क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको कराकोरम देखने को मिलेगा। पहले कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगी झांस्कर श्रेणी। कौन सी? झांस्कर श्रेणी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल। कौन? पीर पंजाल। फिर आपको देखने को मिलेगा धौलाधर। और सबसे अंतिम जो हिमालय की श्रृंखला है वो है आपकी शिवालिक। कौन से? शिवालिक, जिसको लघु हिमालय कहते हैं। इसको कहते हैं हम लघु हिमालय। क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो सबसे उत्तरी जो पर्वत है उसका नाम है कराकोरम। क्या है? कराकोरम, जिसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ आती है जिसमें है आपकी एक तो कराकोरम, दूसरी आपकी लद्दाख और तीसरी आपकी झांस्कर। ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और फ्रेंड्स, जो पीर पंजाल है और धौलाधर है ये आपकी आती है ग्रेट हिमालय में। कहाँ पे? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आती है, जिसको कहा जाता है महान हिमालय। क्या कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है। दोस्तों, ये एक पूरा मैप है जिसके माध्यम से हम भारत के संपूर्ण भौतिक स्वरूप को देखते हैं, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी को देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम 3-4 पार्ट में बांट लेते हैं। किसमें? 3-4 पार्ट में। देखिए, एक पार्ट होगा हमारा, पहला पार्ट होगा हमारा माउंटेन। क्या होगा? पहला पार्ट होगा हमारा माउंटेन। दूसरा पार्ट होगा हमारा विशाल मैदान। क्या होगा? विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन। और तीसरा पार्ट होगा हमारा रिवर। क्या होगा? रिवर्स होगा, नदियाँ हो गई। और जो चौथा पार्ट होगा ये होगा फ्रेंड्स हमारा पठार। क्या होगा? पठार होगा। और जो हमारा सबसे अंतिम पार्ट होगा तो फ्रेंड्स वो होगा आपका मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम माउंटेन देखते हैं। क्या देखते हैं? माउंटेन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पामीर की गांठ। क्या देखने को मिलेगी? पामीर की गांठ जो आती है आपकी तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में आती है, जिसको विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको विश्व की छत कहा जाता है। तो फ्रेंड, हिंदू कुश है ये आपकी अफगानिस्तान में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? अफगानिस्तान में पड़ती है। जो पामीर की गांठ जो है उसके पश्चिम में है। और फ्रेंड्स, पामीर की गांठ के जो पूर्व में वो है आपकी कुनलुन सेनिया जो आपके वर्तमान चाइना में है। वैसे तो तिब्बत में आती है लेकिन तिब्बत जो है चाइना में है, तो इसलिए हम इसको चीन में ही बोलेंगे। फ्रेंड्स, जो पामीर की घाट है यहाँ पर ही विश्व का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? सबसे बड़ा पठार।
ट्रांस हिमालय में आपको यहाँ पे 3 श्रेणियां देखने को मिलेगी, जिसमें पहली होती है आपकी काराकोरम श्रेणी। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। दूसरी होती है आपकी लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरी अंतिम होती है ये होती है आपकी झांसकर श्रेणी। कौन सी? झांसकर श्रेणियाँ। ये 3 श्रेणियाँ आती है किसमें? ये तीनों श्रेणियाँ आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केटू। कौन सी? केटू आती है। कौन सी आती है? केटू आती है, जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। वर्तमान का पाकिस्तान वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने हथिया रखा है, जिस पे अपना अधिकार साबित कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, वो आती है केटू। किसमें आती है? पाकिस्तान में आती है। फ्रेंड्स, हिमालय का जो सबसे सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है आपका नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत है। कौन सा? नंगा पर्वत है सबसे पश्चिमी बिंदु। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड देखते हैं महान हिमालय, जिसको कहा जाता है बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। इसमें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी पीर पंजाल देखने को मिलेगा, इसमें आपको धौलाधर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड जितने भी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी होगी वो सब आपको देखने को मिलेगी किसमें? वो सब आपको देखने को मिलेगी ग्रेट हिमालय में, जिसमें आपको मिलेगी देखने को ये है अन्नपूर्णा होगी, माउंट एवरेस्ट होगी, मकालू, कंचनजंगा। ये सब जो है आपको महान हिमालय में देखने को मिलेगी। महान हिमालय के बाद फ्रेंड्स फिर आता है लघु हिमालय, जिसको कहा जाता है शिवालिक। क्या कहा जाता है इसको? शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शिवालिक। इसको शिवालिक कहा जाता है, जिसका विस्तार आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में आपको इसका विस्तार मिलेगा। किसका विस्तार मिलेगा? शिवालिक का। फ्रेंड्स, आपको हिमालय का विस्तार जो है ये हिंदू अफगानिस्तान से लेके आपको ये म्यांमार तक मिलता है। कहाँ पे? म्यांमार तक मिलता है। कहाँ तक? म्यांमार तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो आती है इसमें जो मेघालय में ये है गारो खासी जयंता। कौन सी? गारो खासी जयंता। इसमें नंगा पर्वत भी है। और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहा जाता है पटकाई बूम। क्या कहा जाता है? पटकाई बूम कहा जाता है। जब ये म्यांमार में जाती है तो इसको कहा जाता है अरान योमा। क्या कहा जाता है? अराकान योमा। किसको? हिमालय को म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना दूसरा बिंदु, विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान। फ्रेंड, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? पंजाब। कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ये आदि राज्य है जहाँ पे आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है, जिसका निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए गर्ज के द्वारा। किसके? जो नदियाँ होती है अपने साथ जो लाती है बहाकर जो भी लाती थी, जिसमें हो सकते हैं आपके मिट्टी, कंकड़, इस तरीके की चीज़ें होती थी, उन सब से बना है यहाँ पर क्या? विशाल मैदान। क्या बना है? विशाल मैदान बना है। ओके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पार्ट था वो था रिवर्स। कौन सा था? रिवर्स। अब रिवर्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो उत्तर भारत में रिवर्स है उनमें है पहली गंगा। कौन सी? गंगा, जो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। कौन सी? यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? यमुना है। जो यमुना जो है जो गंगा में मिलती है, ये मिलती है गंगा में इलाहाबाद में जाके। कहाँ पे? इलाहाबाद में जाके, इलाहाबाद के प्रयागराज, माफ कीजिएगा, संगम में, इलाहाबाद के संगम में मिलती है। किससे? गंगा से। फ्रेंड्स, संगम में 3 नदियाँ मिलती हैं। कितनी? 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसलिए इस स्थल को संगम माना जाता है। फ्रेंड्स, जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी एक है चंबल, दूसरी बेतवा। कौन सी? चंबल, बेतवा, ये इसकी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, हमारी जो गंगा नदी है ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसमें जो नेपाल से कुछ नदियाँ आगे मिलती है, जिसमें पहली है घाघरा। कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब आके मिलती है नेपाल से। फ्रेंड्स, बिहार की एक नदी है जो अपना मार्ग हर वर्ष बदलती रहती है, जिससे बिहार में
अत्यधिक बाढ़ आती है। इस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, जिसका नाम है कोसी। फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है आगे जाके ये मिलती है किससे? ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के पास कैलाश श्रेणी है, वहाँ से निकलती है। कैलाश श्रेणी की मानसरोवर लेक से। कहाँ से? मानसरोवर लेक से निकलती है। मानसरोवर जो लेक है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। पहली कौन सी है? पहली आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी आपकी सतलज और तीसरी है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको इसको चीन में कहते हैं, या आप कह सकते हो कि इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ये भारत में प्रवेश करती है जब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये नदी जो है गंगा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है गंगा से? ये मिलती है गंगा से आपके बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में आकर ये मिल जाती है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मिल जाती है किससे? गंगा से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र। ये नदी है ब्रह्मपुत्र, जो आ रही है कहाँ से? ये आ रही है मानसरोवर लेक से आ रही है, ये रही। ओके, इस तरीके से आती है। ओके फ्रेंड्स, जिसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है यमुना। क्या कहा जाता है? यमुना कहा जाता है। और ये अपना जब जल गिराती है तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। फ्रेंड्स, जो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये असम से गुजरती है तो असम में एक बहुत बड़ा नदी निर्मित द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुरी। क्या नाम है? माजुरी द्वीप। ये सबसे बड़ा माजुरी द्वीप बनाती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत में 3-4 नदियाँ जो वो अत्यधिक फेमस है, जिसमें फ्रेंड्स कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, हुगली आदि नदी जो है ये दक्षिण भारत की फेमस नदियाँ है। फ्रेंड्स, मध्य भारत में भी कुछ नदियाँ प्रभावित होती हैं, जिसमें है आपकी महानदी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, माही आदि नदियाँ हैं। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा जो है ये है माउंट एवरेस्ट, जो है आपके नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,848। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष हिमालय जो है कुछ मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है। दूसरा है आपका केटू, जिसको कहा जाता है गोडविन आस्टिंग, जो भारत के पीओके वाले क्षेत्र में है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तीसरा आपका है कंचनजंगा, जो आपको पड़ता है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, जो भारत के सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मन में डाउट आता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो फ्रेंड्स फिर आप लगाओगे केटू। क्या लगाओगे? केटू। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत में स्थित, तो जब आप लगाओगे कंचनजंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो केटू है ये पाकिस्तान वाले पार्ट में, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर का, उस वाले पार्ट में, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि भारत में स्थित, अब ये कह सकते हो कि भारत का सबसे ऊंचा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए जो चौथी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो फ्रेंड्स ये है मैकालू। क्या है? मैकालू, जो आपके नेपाल में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। फिर आती है धौलागिरी, ये नेपाल में आती है, इसकी ऊंचाई भी जो है 8,167 मीटर है। फिर आती है नंगा पर्वत, जो आपके भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर, माफ कीजिए मीटर। अन्नपूर्णा आती है, ये नेपाल में। फिर आती है नंदा देवी, जो भारत के कहाँ पे? उत्तराखंड में है। फिर आती है कामेत, जो है भारत में। फिर आती है नामचा वरवा, ये पड़ती है तिब्बत और चीन में, जिसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य जो घटक होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वो होता है अक्षांशीय अब स्थिति। आप अक्षांश से कितना दूर हो, आपकी स्थिति क्या, आप कहाँ पे रहते हो, उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि जलवायु कैसी होगी। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, तो फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आता है आपका अक्षांश, कि हाँ कि आप कितने अक्षांश पर रहते हो। फिर आता है ऊंचाई, आपकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। फिर आता है समुद्र से निकटता, आप समुद्र के कितने पास रहते हो।
फिर आती है पवन की दिशा, कि आपके यहाँ पवन कैसी चलती है। घाटी से समुद्र की ओर चलते हैं या समुद्र से घाटी की ओर चलती है। फिर फ्रेंड्स कि आपके यहाँ पे फॉरेस्ट कितने हैं। फिर समुद्री धाराएं कैसी है, गर्म धारा है या ठंडी धारा है। फिर देखा जाता है वहाँ पे बारिश कैसी होती है। फिर देखा जाता है कि पर्वत या वहाँ पे पहाड़ कितने हैं। फिर देखे जाते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है। ओके फ्रेंड्स, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कैसे कैसे हैं। तो फ्रेंड्स कोपेन ने बताया लघु शुष्क ऋतु, जो इसको कहते हैं वाची मानसूनी जलवायु, जिसको AMW से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको देखने को मिलता है गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट। क्या भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसको डिनोट करते हैं ASA, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर आपको देखने को मिलती है। फिर बताया उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसको AW से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको देखने को मिलती है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग पर। फिर है उसके बाद अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसको BSHW से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको देखने को मिलती है उत्तर पश्चिम गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब के कुछ भाग में। उसके बाद है फ्रेंड्स उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जिसको डिनोट करते हैं BWHW से, जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। क्या है, राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिसको थार मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क शीत ऋतु, इसको डिनोट करते हैं CWG से, जो गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश है। उसके बाद फ्रेंड्स लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, जिसको डिनोट करते हैं DFT से। यह आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में। उसके बाद फ्रेंड्स ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसको डिनोट करते हैं E से, ये आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। इसके बाद होती है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसको प्रदर्शित करते हैं ET से, जो आपको उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स देखते हैं कि भारत में जो वर्षा का वितरण है वो कैसा होता है, उसको कैसे बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 125 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, जो निम्न इस प्रकार से है। नंबर 1, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट पे, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खांसी और जैंता पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ही मानिसराम जगह स्थित है, जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पे दूसरा देखते हैं मध्य वर्षा क्षेत्र। क्या देखते हैं, मध्य वर्षा क्षेत्र देखते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात के दक्षिणी भाग पर, पूर्वी तमिलनाडु पे, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप पर, झारखंड पे, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। कितनी, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं नंबर 3, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा कम होती है। ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, पूर्वी राजस्थान में, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। और फ्रेंड देखते हैं सबसे कम वर्षा जो होती है, जो अत्यंत कम वर्षा होती है जहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों पर, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, जिसको कहते हैं रेन शैडो रीजन पर, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। फ्रेंड्स जो लद्दाख है, लद्दाख को ही कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। क्या कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। जैसे थार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थार को ग्रीष्म मरुस्थल। क्या कहा जाता है, ग्रीष्म मरुस्थल कहा जाता है। जेट स्ट्रीम सौरमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से
जो आपको धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा पर चलते हुए एक प्रवाह की तरह दिखाई देती है। कितना? 12 किलोमीटर देखने को मिलती है। सौरमंडल में 12 किलोमीटर ऊपर आपको देखने को मिलती है क्या? जेट स्ट्रीम। ये हवा बहुत तेज चलती है। कितनी? बहुत तेज चलती है। हिमालय के 8 वनस्पति क्षेत्र देखते फ्रेंड्स कौन कौन से। पहला है आपका पश्चिम हिमालय क्षेत्र, जो आपको पड़ता है कश्मीर से हिमालय तक। कहाँ से? कश्मीर से कुमायूं तक। माफ कीजिए, कुमायूं तक। कुमायूं जो है ये आपका आता है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल। फ्रेंड देखते हैं वनस्पति विवरण। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, जहाँ पे बहुत तेज सर्दी होती होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होती होगी। तो फ्रेंड वहाँ पे कैसे आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे चीड़ के, देवदार के, शंकुधारी वृक्ष व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। और दूसरा मिलेगा आपका यहाँ को अल्पाइन क्षेत्र। क्या देखने को मिलेगा? अल्पाइन क्षेत्र, जहाँ पे शीतोष्ण से ऊपर सीमा होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे श्वेत देवदार मिलेंगे, श्वेत भोज मिलेंगे और सदाबहार वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड जो दूसरा विवरण है वो आप इन्होंने किया है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी हिमालय क्षेत्र, जहाँ आपको देखने को मिलता है सिक्किम से दार्जिलिंग तक। कहाँ तक? सिक्किम से दार्जिलिंग तक आपको देखने को मिलता है, जिसमें शीतोष्ण क्षेत्र आता है, जिसमें ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिलते हैं एवं छोटी बेत के जंगल भी मिलते हैं। क्या? छोटी बेत के जंगल में आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आता है तीसरा जो है असम क्षेत्र। ये आपको पड़ता है, ये आपका पड़ता है ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटी। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटी पे। इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे? लंबी लंबी घासों वाले मिलते हैं यहाँ पे। आपको बांस मिलते हैं जो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। जो चौथा है फ्रेंड्स, ये है आपका चौथा सिंधु का मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? सिंधु का मैदानी क्षेत्र। ये आपको देखने को मिलता है पंजाब में, पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में। यह एक शुष्क व गर्म क्षेत्र होता है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? कटीले वन एवं झाड़ियाँ देखने को मिलती है। जो पांचों इन्होंने बताया विवरण, ये है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो आपको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कछारी मैदान। क्या कहा जाता है? कछारी मैदान कहा जाता है। यहाँ पे अत्यधिक फसल उगाई जाती है और फसल जो है बहुत अच्छी होती है, जिसमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती होती है। क्या होता है? गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती यहाँ पर होती है। उसके बाद फ्रेंड जो छठा विवरण किया वो है दक्कन क्षेत्र। कौन सा? दक्कन क्षेत्र, जिसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं, वो वाला क्षेत्र। ये आपका भारतीय प्रायद्वीप वाला भाग होता है। कौन सा? जो भारतीय प्रायद्वीप की समग्र भूमि है वो वाला ये भाग होता है। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली जड़ी बूटियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मालाबार क्षेत्र, जिसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय तट। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय तट कहा जाता है। यहाँ पर आपको घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें भी देखने को मिलती है, जिसमें आप कह सकते हो नारियल होती है, सुपारी होती है, काली मिर्च होती है, काफ़ी होती है, चाय होती है, रबड़ होती है और काजू भी होते हैं। सबसे अंतिम आता है अंडमान क्षेत्र। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं अंडमान द्वीप पर। यहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको कच्छ वनस्पति देखने को मिलती है, यहाँ पे समुद्र तटीय व अपलानी जंगलों की अधिकता देखने को मिलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की नदी प्रणाली कैसी है? तो फ्रेंड देखते हैं हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में मात्र 3 नदी आती है, जिसमें है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। परंतु जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो आपको 2 तरीके के देखने को मिलती है। एक तो होती है पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ, जिसमें आपकी आती है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। दूसरी होती है विंध्यन श्रेणियों से उद्गम होने वाली। तो ये 3 नदियाँ होती है। एक है आपकी महानदी, दूसरी है नर्मदा और तीसरी है तापी नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी है। तो फ्रेंड देखते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या देखते हैं? भारत की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी, जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से, जो कैलाश पर्वत में आती है। कराची जो पाकिस्तान में है वहाँ पर जाकर ये गिर जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में। कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ ये है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम,
सिंगी, झांझकर, चू, श्योक, गिलगित, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स दूसरी देखते हैं हम सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। इसका भी जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर की झील से निकलती है, जो कैलाश श्रेणी में आता है। ये कपूरथला के दक्षिण पूर्व सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु में मिल जाती है। कहाँ पे? सिंधु में ही मिल जाती है। कहाँ पे? मिठानकोट के पास, जो पाकिस्तान में, वहाँ पे मिल जाती है। किसमें? सिंधु में। इसकी जो सहायक नदी है ये है इसकी बासपा ब्यास। कौन सी है? एक तो बासपा है, दूसरी है ब्यास और तीसरी है सिप्ती। कौन सी है? सिप्ती इसकी सहायक नदी है। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं झेलम नदी। ये निकलती है कश्मीर के बेरीनाग झरने से। कहाँ से? कश्मीर के बेरीनाग झरने से ही निकलती है। ये जो है तिरमुख के निकट चेनाब में मिल जाती है। कहाँ पे? तिरमुख के निकट जो है ये मिल जाती है चेनाब में। इसकी जो सहायक नदी है किशनगंगा, पूंछ, लिदार और करबेज। कौन सी है? ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद आती है फ्रेंड चेनाब नदी। ये जो निकलती है लाहौत में बारालांचा दर्रे में विपरीत दिशा में चंद्र और भरगा नदी से मिलकर बनी है। कौन सी? चेनाब। ये तिमुक के निकट झेलम में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? तिमुक के निकट ये मिल जाती है झेलम से। इसकी सहायक नदी जो है ये रावी, चंद्रा और भागा। जो रावी नदी है ये कांगड़ा जिले से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल के रोहतांग दर्रे से भी निकलती है। झांग जिले की सीमा पर चेनाब में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है चेनाब। ब्यास नदी ये निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। ये जो है सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? हरी के झरने के पास। पार्वती, सेंज, उहल इसकी सहायक नदियाँ है। गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पे निकलती है। बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जो बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, जो इसकी बड़ी बड़ी प्रमुख सहायक नदी है, ये है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी ये बंदर पूंछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है ये है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस। गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ये गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है वरना, चूहा, सुई इसकी सहायक नदी है। घाघरा नदी ये मापचाचुंगा ग्लेशियर से निकलती है। छप्परा के निकट गंगा में मिल जाती है। छपरा जो है ये आपका पड़ता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। इसकी जो सहायक नदी है राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। गंडक नदी जो है ये निकलती है आपकी नेपाल से। नेपाल के कहाँ पे? धौलागिरी पर्वत से। पटना के समीप जो है ये सोनपुर नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? सोनपुर नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है काली, गंडक, त्रिशूली और गंगा इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी परवा की 7 धाराओं में मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में ये मिल जाती है। कहाँ पे? गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है ये दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी और तामू कोसी और है कोसी। ये इसकी सहायक नदियाँ है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जनापाप श्रेणियों से निकलती है। ये जो इटावा के पास कहाँ मिल जाती है? जमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, दूधी नदी ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें एक है शिप्रा नदी। कौन सी? शिप्रा नदी है। बेतवा नदी ये रायसेन जो मध्य प्रदेश में वहाँ से निकलती है। वहाँ से कहाँ पे? विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से। हमीरपुर के निकट ये मिल जाती है। किससे? ये मिल जाती है यमुना से। इसकी सहायक नदी है बीना और दशान। कौन सी? वीना और दशान। के नदी सतना जनपद जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे है कैमूर पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। ये बांदा में मिल जाती है। किसमें?
यमुना में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी जो है ये है सोनार, उर्मिल और कयान। क्या है? कयान। सोन नदी ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये पटना के पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है ये है महानदी, घग्गर, गोपत, रिहिंद, उत्तरी कोयनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ये मिल जाती है हुगली नदी में। कहाँ पे ये मिलती है? फुल्का में। इसकी जो सहायक नदी ये है इसकी कोनार, जमुनिया और है बराकर। ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये मिलती है किसमें? ये मिलती है गंगा में। कहाँ पे? गंगा मिल जाती है। किसके निकट? पद्मा के निकट मिल जाती है। किसमें? गंगा में। इसकी जो सहायक नदी है ये है दिबांग, लोहित, धनश्री, मानस, संकोच, तीस्ता, दिहांग, दिशांग आदि इसकी सहायक नदियाँ है। गोदावरी नदी ये नासिक महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में त्रिवेंकपाड़ी से निकलती है। मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में के निकट बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है परवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और मानेर सबरी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी ये निकलती है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी जो है ये तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से कुर्ग जिले में निकलती है। ये जो है तमिलनाडु के कारकोल के ऊपरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी ये है हेमवती, शिमला, भवानी, स्वर्णवती, काविनी, नोएल, लक्ष्मण तीर्थ आदि इसकी सहायक नदी है। नर्मदा नदी, कौन सी फ्रेंड्स? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी ये जो है बड़ोच में गिर जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में। ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसकी सहायक नदी जो है ये है बंजर, सर, तबा, कुंडली, शक्कर, हिरन, वरना, देव, गोई, सोमोदेवी इसकी अन्य सहायक नदियाँ है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल तापी नगर से निकलती है। ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो अन्य सहायक नदी है ये है पूर्णा, निर्गा, बोरी और अनेर। कौन सी? अनेर। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा से निकलती है। कटक के निकट नजर नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी जो है ये हसदो, मांड, इब, जोक, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलाघर, मनियारी, अमनेर इसकी सहायक नदियाँ है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत जो है राजस्थान में वहाँ से हुआ था। और जो ये गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड देखते हैं नदियों किनारे बसे हुए नगर। जो लेह है ये बसा है सिंधु नदी के किनारे। कानपुर है गंगा नदी के किनारे। श्रावस्ती है राप्ती के किनारे। कोटा है चंबल के किनारे। पटना है गंगा के किनारे। बनारसी है, माफ़ कीजिए, बनारस है गंगा नदी के किनारे। गया है फल्गु नदी के किनारे। दिल्ली है यमुना के। फरुखाबाद है गंगा के। बैतूल है ताप्ती के। बद्रीनाथ है अलकनंदा के। हैदराबाद है मूसी नदी के। नासिक है गोदावरी के। फतेहपुर है गंगा के। सूरत है ताप्ती के। तलैया है बराकर नदी के। कटक है महानदी के किनारे। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे। इटावा है यमुना के किनारे। मंगलोर है नेत्रवती के किनारे। और जो विदिशा ये है बेतवा नदी के किनारे। प्रयागराज है गंगा व यमुना के किनारे।
भुवनेश्वर जो है महानदी नदी के किनारे है। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। बलिया जो है ये गंगा के किनारे। कन्नौज है गंगा के किनारे। लखनऊ है गोमती के किनारे। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे। बेंगलुरु है ब्रजवाहिनी नदी के किनारे। कौन सी? ब्रजवाहिनी नदी के किनारे। हाजीपुर है गंडक नदी के किनारे। आगरा है यमुना के किनारे। और जो भागलपुर है ये पड़ता है गंगा नदी के किनारे पर। भारत की प्रमुख झीलें। नंबर 1 वेम्बनाड, ये है केरल में। कहाँ पे? केरल में। यहाँ पर ही नौका प्रतियोगिता होती है, नावों की प्रतियोगिता होती है। चिल्का नदी जो है उड़ीसा में। ये जो है उल्कापिंड द्वारा निर्मित नदी है। कौन सी? चिल्का नदी, माफ कीजिए, चिल्का झील जो है ये उल्कापिंड के द्वारा निर्मित झील है। राजसमंद जो है राजस्थान में है। पुलिकत है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के साथ। सातताल है उत्तराखंड में। अष्टमुडी है केरल में। फतेह सागर है राजस्थान में। डल जो है ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जो है ये भी जम्मू कश्मीर में। लोकटक जो है ये है मणिपुर में। सांबर जो है ये है राजस्थान में। डिंडवाना जो है राजस्थान में। राकसताल है उत्तराखंड में। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड है उत्तराखंड में। पुलहर जो है उत्तर प्रदेश में है। देवताल है उत्तराखंड में। हमीरसर है गुजरात में। उदय सागर जो है ये है आपका राजस्थान में। नागिन जो है ये है जम्मू कश्मीर में। लोनार जो है ये है महाराष्ट्र में। पेरियार है केरल में। सूरजकुंड है हरियाणा में। जयसमंद है हरियाणा में। बुलर जो है ये जम्मू कश्मीर में। बुलर लेक जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मानसबल जो है ये जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, जो बना है मांडवी नदी पे। किस पे? मांडवी नदी पर बना है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, तो फ्रेंड्स सबसे पहला है दूध सागर जो है मांडवी नदी पर, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। दूसरा है धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे, जो है आपका पड़ता है जबलपुर मध्य प्रदेश में। तीसरा है आप नोकालिकई, ये है आपका मेघालय में। अमृतधारा देवधारा जो है ये है हंसदेव नदी पर, जो आपकी पड़ती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। केंदाई जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। दूध धारा, कपिल धारा, धुआंधार, ये सब जो है नर्मदा नदी पर स्थित आपके वो है जलप्रपात, जो है मध्य प्रदेश में। जो कहो इसको या फिर कहो गरसोप्पा, ये है शरावती नदी में कर्नाटक में। शिव सुंदरम जो आपका जलप्रपात है ये आपका है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कपिल धारा जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी में, जो है आपका अनूपपुर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जो है ये इंद्रावती नदी पर, जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। गौतम धारा या जोनहा जो है राणू नदी पर है, जो है आपके रांची में। कहाँ पे? रांची में। चुलिया जो है चंबल नदी पे, जो आपका पड़ता है राजस्थान। भारत की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले देखते हैं सतलज पे जो परियोजना चल रही है वो है भांगड़ा नागल, जिसको कहते हैं गोविंद सागर बांध, या फिर दूसरा है आपका नाथपा झाकरी बांध, और तीसरा आपका कोल बांध। झेलम नदी पर जो है ये किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर जो है ये सलाल बांध और दुलहस्ती बांध, और तीसरा जो है ये है बल्हिहार। कौन सा? बल्हिहार जलप्रपात। रावी नदी पर जो आपकी परियोजना ये है थीन बांध और चेमेरा परियोजना। ब्यास नदी पर जो है ये पोंग बे हरी के बांध। गंगा नदी पर टेरी बांध जो है भगीरथी नदी पर, और फरक्का बांध। यमुना नदी पर जो है ये है आपका लखवर ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध, जिसको बोलते हैं रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर है घाघरा बांध। सादरा नदी पर सादरा बांध। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज। कोसी नदी पर कोसी परियोजना। कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना है। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। बेतवा नदी पर माटा टीला बांध, और दूसरा है आपका राजघाट बांध। सोन नदी पर है आपका डेहरी में सिंचाई, बरास बांध और सागर बांध।
दामोदर नदी पे आपका पंचेत हिल, तिलैया हिल और कोनार अय्यर और सबसे लास्ट वाला है मैथान बांध। गोदावरी नदी पर आपका है राजमुंदरी के निकट स्थित है कौन सा है एनीकट बांध। कृष्णा नदी पर जो है आपका है श्रीशैलम बांध और दूसरा है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर आपका है मलपुरम के निकट जो है जिसका नाम है तुंगभद्रा डैम। कावेरी नदी पर आपका मैट्टूर बांध। नर्मदा नदी पर आपका महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पे है काकरापार बांध, अकाई बांध। महानदी पर जो आपका ये है हीराकुंड, कौन सा है तिरकपाड़ा बांध और है बरोज बांध। महानदी पर जो है आपका ये आपका है कदाना बांध और दूसरा बांध जो है ये आपका है बनकबोरी बांध। कौन सा है बनकबोरी बांध। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है काली नदी पर स्थित है। भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बीच जो नदी समझौते हुए हैं उनको देखते हैं। जो पहला ये है शारदा जिसको कहते हैं महाकाली, ये हुआ है नेपाल से संबंधित। ये हुआ था 1996 में इसको कहा जाता है महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर परियोजना शामिल है। कौन सी परियोजना शामिल है पंचेश्वर परियोजना शामिल है। दूसरा है कोसी नदी पर जो है नेपाल के साथ। ये हुआ था भारत में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में 1954 पर एक समझौता हुआ था जो 1966 से संशोधित है। माफ किया। गंडक नदी पर एक समझौता हुआ था नेपाल के साथ जिसमें नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 पर समझौता किया था। फिर हुआ था गंगा नदी पर, यह हुआ था बांग्लादेश के साथ क्योंकि फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 में भारत बांग्लादेश की संधि हुई थी। सिंधु नदी तंत्र पर जो हुआ है ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, पेच की सारी नदी पर ये हुआ है पाकिस्तान के साथ जिसमें कहा गया है कि सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु समझौता किया जा रहा है। ये किया गया था 1960 में। कब किया गया था 1960 में किया गया था। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं वाई अवधि उनको बोया कब जाता है और उनको काटा कब जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल जो होती है शीतकालीन फसल। इसमें होता है आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू, जिसकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में और कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल में। दूसरी आपकी आती है खरीफ फसल जो होती है ग्रीष्मकालीन फसल। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि उगाई जाती है जिसकी बुआई की जाती है जून से जुलाई में और काटा जाता है अक्टूबर से नवंबर में। फिर आती है जायद फसल जो ग्रीष्म और शीत ऋतु के मध्य की जाती है। एक तरीके से कह सकते हो कि बरसात वाले मौसम में की जाती है। इसमें खरबूजा होता है, तरबूज होता है, ककड़ी होती है, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती है जो बोई जाती है मार्च से अप्रैल में और काटी जाती है जून से जुलाई में। कब जून से जुलाई में काटी जाती है। भारत में झूम कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं तो फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी राज्य में जो होती है झूम कृषि उसे कहते हैं झूम। ये कौन कौन से राज्य में कहा जाता है ये होती है असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में कहते हैं इसको पोंदू, पामा डाबी के नाम और कहा जाता है बरीगा। क्या कहा जाता है बरीगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कहते हैं इसको कुमारी। क्या कहते हैं कुमारी। केरल में कहते हैं पोनम। क्या कहते हैं पोनम कहते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कहते हैं इसको कहते हैं बीबर या दाहिया। इसको मसानवी कहते हैं, पेंडा कहते हैं या बीरा कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहते हैं इसको बालरा। क्या कहते हैं बालरा कहते हैं। मणिपुर में कहते हैं इसको पामलू। हिमाचल क्षेत्र में कहते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में कहते हैं इसको खिल। झारखंड में कहा जाता है इसको कुरुल या कुराबा। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहाँ पे कहते हैं इसको दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दीपा कहा जाता है। खनिज देखते हैं फ्रेंड, क्या देखते हैं खनिज। एक होता है आपका
धात्विक खनिज एक होता है, अधात्विक खनिज एक होती है आपकी ऊर्जा खनिज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स लोहे धातु जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोह, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट आदि। दूसरा होता है एलोएस्क, ऐसे मानो जिस ऐसी धातु जिसमें लोहा ना हो, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता व बॉक्साइड। बहुमूल्य खनिज जिसमें आते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। अधात्विक खनिज इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं अवरक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि आते हैं। और सबसे एंड में आती है ऊर्जा खनिज जिसमें आती है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब आती है। तो फ्रेंड देखते हैं खनिज, उसके मुख्य भंडार कौन है और सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है और उसका क्षेत्र कौन सा है। तो देखते हैं सबसे पहले निकेल, ये इसका मुख्य भंडारक जो है, भंडारक राज्य जो है वो है आपके उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। परंतु जो इसके मुख्य उत्पादक है, जो उत्पादन करते हैं ये आपके उड़ीसा और झारखंड। इसका जो क्षेत्र ये है कटक और क्योंझर वाला, कौन सा? कटक और क्योंझर वाला क्षेत्र जो है। फ्रेंड्स हम इसमें सभी नहीं देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ हम वही देखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सल्फर। तो सल्फर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है ये आपका है उड़ीसा, केरल और हरियाणा। लेकिन जो इसके भंडार है सबसे ज़्यादा वो आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। टंगस्टन के जो भंडार है सबसे ज़्यादा वो है आपके कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। परंतु वर्तमान में जो इसका उत्पादन कर रहा है सबसे ज़्यादा वो राज्य है आपका राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके जो फेमस क्षेत्र ये है डेगान राजस्थान में और चेंद पाथर जो है ये है पश्चिम बंगाल में। अबरक जिसको कहते हैं माइका, इसका सबसे बड़ा जो भंडारक राज्य है वो है इसका आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। परंतु जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है ये है आपके आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कौन सा? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसमें ये इंपॉर्टेंट थे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? छोटे नागपुर को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरणीय ऊर्जा जिसको आप नवीनीकरण कर सकते हो, जिसको आप बना सकते हो, जिसको आप रीयूज कर सकते हो। अनवीनीकरणीय ऊर्जा जिसको आप दोबारा नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, जिसको रीयूज कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, जिसको दोबारा बना सकते हैं, जिसको दोबारा ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी होती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। परंतु ऐसी ऊर्जा जो एक बार यूज हो जाएगी और फिर उसको हम बाद में नहीं बना सकते, तो वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस। फ्रेंड्स जो कोयला होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला, जो बिल्कुल निम्न क्वालिटी का होता है। इसमें नमी की जो मात्रा है अधिक होती है और जो कार्बन है वो मात्र 40% होता है। फ्रेंड्स ऐसा मानो कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो कोयला उतना उत्कृष्ट क्वालिटी का होगा। दूसरा देखते हैं लिग्नाइट कोयला। ये भूरा कोयला होता है, जलने पर धुआं अधिक करता है, जिसमें कार्बन 40 से 60% होता है। इसके जो मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु में है नेवेली, और असम में है लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, कश्मीर में जो है करेवा क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? करेवा क्षेत्र आता है। कहाँ पे? यह आपका आता है कश्मीर में। बिटुमिनस कोयला, ये इसको काला कोयला कहा जाता है। इसमें जो कार्बन है ये 60 से 80% होता है। ये आपको देखने को मिलता है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। और सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है ये होता है एंथ्रासाइट कोयला। ये कठोर या उच्च कोयला होता है, जलते समय धुआं रहित होता है, जिसमें कार्बन 80 से 90% होता है। ये आपको देखने को मिलता है रियासी जिला। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में एक जिला है रियासी, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। भारत के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहा जाता है NH, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ता है, जो है जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 422 किलोमीटर। और जो नेशनल हाईवे 301 है ये आपके कारगिल में NH1 से प्रारंभ होकर झांझकर तक जाता है, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई है 234 किलोमीटर। जो हमारा नेशनल हाईवे 701 है ये आपके बारामूला में NH1 से प्रारंभ होकर राफियाबाद
कुपवाड़ा तंगधार तक जाता है, जिसकी लंबाई है 126 किलोमीटर। कितनी है? 126 किलोमीटर। NH2 जो है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है ये डिब्रूगढ़, शिवसागर, अमगुरी, कोहिमा, इम्फाल, सैलिंग, सरपिच और तुईपांग तक जाता है, जिसकी लंबाई है 1325 किलोमीटर। कितनी है? 1325 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 3 ये आपका स्टार्ट होता है अटारी से, फिर जाता है अमृतसर में, फिर मनाली में और उसके बाद जाता है लेह में, जिसकी लंबाई है 883 किलोमीटर। नेशनल हाईवे नंबर 7 ये आपका शुरू फजीलका से, फिर जाता है पटियाला में, उसके बाद जाता है पंचकुला में, फिर जाता है पोंटा में, और उसके बाद जाता है ऋषिकेश में, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग में, फिर जाता है कर्णप्रयाग, फिर चमोली, फिर बद्रीनाथ और उसके बाद बोलते हैं माना, जिसकी लंबाई है 845 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 9 कौन सा? नेशनल हाईवे 9 जो आपका शुरू होता है मातोल से। कहाँ से? मातोल से शुरू होता है, उसके बाद जाता है सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और उसके बाद जाता है कर्णप्रयाग, जिसकी लंबाई है 748 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 11 ये आपका शुरू होता है मियाजलर से, उसके बाद जाता है आपका जैसलमेर में, फिर पोखरन, बीकानेर, फिर जाता है झुंझुनू, नारनौल और उसके बाद जाता है आपका रेवाड़ी। कहाँ पे? रेवाड़ी जाता है, जिसकी लंबाई है 847 किलोमीटर। कितनी है? 847 किलोमीटर। नेशनल हाईवे जो है फिर आता है आपका 16 जो शुरू होता है कलकत्ता से, फिर जाता है खड़गपुर, उसके बाद जाता है भुवनेश्वर, फिर जाता है राजा मुंदरी, उसके बाद जाता है विजयवाड़ा, फिर नेल्लोर, उसके बाद चेन्नई, जिसकी लंबाई जो है वो है 1621 किलोमीटर। कितनी है? 1621 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 19 जो आगरा से शुरू होता है, आगरा से शुरू होकर कानपुर, प्रयागराज, बनारस, बनारस के बाद जाता है औरंगाबाद, फिर जाता है बहरी, फिर जाता है आसनसोल, उसके बाद जाता है आपका कलकत्ता। कलकत्ता में मिल जाता है नेशनल हाईवे 16 से, जिसकी लंबाई जो है 1269 है, माफ कीजिएगा 1269 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 44 जो शुरू होता है श्रीनगर से, फिर जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, कृष्णगिरी और कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई जो है वो है 3745। कितनी है? 3745 है। नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 48 ये दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली के बाद जाता है बावल, फिर जाता है जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, थाने, बेलगांव, बेंगलुरु, वेल्लोर, फिर जाता है चेन्नई, जिसकी लंबाई जो है 2628 किलोमीटर है। कितनी? 2628 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 66 ये शुरू होता है पनवेल से, फिर जाता है राजापुरी, फिर जाता है पणजी, उसके बाद जाता है कारवाल, मंगलूर, कुन्नूर, फिर जाता है एर्नाकुलम, फिर जाता है उसके बाद तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम जाता है, जिसकी लंबाई है 1640 किलोमीटर। कितनी है? 1640 किलोमीटर है। भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो है कांडला, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय, जो आपका पड़ता है गुजरात में। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नौहवा सेवा इसका नया नाम जो रखा गया वो रखा गया है जवाहरलाल नेहरू। मार्मू गोवा देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है, पोर्ट है, जो आपका आता है गोवा में। न्यू मैंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है, जो आपका पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। तूतीकोरिन इसका नया नाम जो है वो है B.O. चिदम्बरनार। क्या है? B.O. चिदम्बरनार। ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। चेन्नई ये कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, जो आपका आता है आंध्र प्रदेश में। पारादीप जो बंदरगाह ये पोता से सबसे गहरा है, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कलकत्ता हल्दिया ये एक नदीय बंदरगाह है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड
बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बंदरगाह है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, तो देखते हैं जलमार्ग नंबर 1 जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो प्रयागराज हल्दिया तक जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर है। यह भारत में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला एक यंत्रीकृत साधारण नौका द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौकायन योग्य जल मार्ग है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्य के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है हल्दिया फरक्का जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। दूसरा है फरक्का पटना जिसकी लंबाई है 460 किलोमीटर। तीसरा है पटना प्रयागराज जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, जो आपका सादिया दुबरी तक है, सादिया से दुबरी तक है। ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक, कहाँ तक? स्टीमर माफ कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक वहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ये भारत और बांग्लादेश के लिए है। राज्य जलमार्ग नंबर 3 जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ये आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पे पड़ता है? केरल में। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर तथा चंपाकारा नहर शामिल है। राज्य जलमार्ग नंबर 4 ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए है। मद्रास से राजमुंद्री, कहाँ से? मद्रास से राजमुंद्री, बाजीराबाद से विजयवाड़ा, काकीनाडा से पौंडीचेरी, और जो सबसे लास्ट का हमारा है राज्य जलमार्ग नंबर 5 जिसकी लंबाई है 623 किलोमीटर। ये उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक। ये उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा 532 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में आपको मात्र 91 किलोमीटर दिखेगा। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 2008 में। सबसे पुराना जो राष्ट्रीय जलमार्ग है तो फ्रेंड्स ये है प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग। ये बना था आपका 1986 को। कब? 1986 को। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें डाली जाती है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया था रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत के लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति क्या है? तो फ्रेंड देखते हैं जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जिसे जो मिलता है वो मिलता है उड़ीसा से। कहाँ से? इसको लौह जो प्राप्त होता है ये होता है उड़ीसा से। बर्नपुर में जो है यहाँ ये प्राप्त करता है छोटा नागपुर के पठार से और उड़ीसा के क्योंझर से। भद्रावती जो है ये प्राप्त करता है बाबा बदून की पहाड़ियों से। दुर्गापुर का जो प्लांट है ये प्राप्त करता है छोटा नागपुर के पठार से और उड़ीसा से। राहुल केलावाला जो है ये प्राप्त करता है उड़ीसा से। भिलाई का जो है ये प्राप्त करता है दल्ली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो वाला जो है ये प्राप्त करता है उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से के। विशाखापट्टनम वाला जो है ये प्राप्त करता है आयरन और बेला डेला की खानों से। पारादीप का जो है ये प्राप्त करता है उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? क्योंझर बुनाई से। कहाँ से? क्योंझर बुनाई से। प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से? देखते फ्रेंड। बाल्को का जो सहायक देश है ये था सोवियत संघ जिसको बोलते हैं रूस। इसके जो प्रमुख केंद्र ये आपको मिलेंगे कोरबा छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी मध्य प्रदेश में। नाल्को का जो सहायक देश था ये था फ्रांस। ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में और उड़ीसा में। उड़ीसा के 2 जगह देखने को मिलेगा, एक तो दामनजोड़ी में, दूसरा अंगुल में। हिंडाल्को जो है ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। इंडाल्को जो है ये कनाडा की सहायता से शुरू किया गया था। इसकी जो आपकी जो शाखाएं देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेगी जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में,
अल्बे केरल में। माल को जो है ये आपको देखने को मिलेगा इटली के सहयोग से, जो आपको देखने को मिलेगा चेन्नई और मैटूर में। वेदांता जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको झारसुगुड़ा में। कहाँ पे? झारसुगुड़ा में। ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जो भी उद्योग है और उसके प्रमुख केंद्र क्या क्या है। सूती वस्त्र उद्योग जो है ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। रेशम उद्योग का जो आपको केंद्र मिलेगा ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में। ऊनी वस्त्र का उद्योग का जो आपको केंद्र मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। कृत्रिम वस्त्र का जो उद्योग आपको देखने को मिलेगा प्रमुख केंद्र, माफ कीजिएगा, प्रमुख केंद्र जो देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में। जूट उद्योग का जो केंद्र देखने को मिलेगा ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में। चीनी का जो केंद्र मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। सीमेंट का जो केंद्र मिलेगा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में। शीशा का जो मिलेगा पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनगणना। जनजातीय समुदाय और जनगणना 2011 के अनुसार जो भील है, भील जो जनजाति है ये भारत में सर्वाधिक है, जो है 1.26 करोड़। दूसरे नंबर की है गोंड, ये है 1,08,00,000। तीसरे नंबर पर आती है संथाल, जो आपको देखने को मिलेगी 58 लाख। मीन आती है चौथे नंबर पर, जिसकी आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी 38 लाख। फिर आएगी आपकी अनुसूचित जाति। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए किया जाता था, जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित किया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1937 में किया था। भारत में संकटग्रस्त जो प्रजाति है, देखते कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये है कोटा, टोडा और उराली जो है तमिलनाडु में। फिर है लेपचा जो आपको देखने को मिलती है सिक्किम में। फिर है कवर्डा जो आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आती है राजी जो आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। फिर ओंगे जारवा शैम्पेन ये आपको मिलेगी अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में देखने को आपको मिलेगी। सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। विवाह का सबरू और जाति। परिवीक्षा विवाह ये होता है कोकी जनजाति में। हरण विवाह होता है गोंड जनजाति में। परीक्षण विवाह होता है भील जनजाति में। सेवा विवाह होता है खासी और थारू जनजाति में। दूध लोटावा विवाह होता है गोंड में। राज्य खुशी विवाह होता है हो में। चुटकुट्टा विवाह होता है थारू में। और प्रेत विवाह होता है न्यूर में। किसमें होता है प्रेत विवाह? न्यूर में। जनजातियों को शोषण से बचाने हेतु विशेष अधिनियम क्या क्या है? तो फ्रेंड्स ये है आपके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसमें क्या हुआ 1976 में संशोधन कर दिया गया था। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1900। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह। तो द्वीप एक तरफ, फिर है जनजाति, फिर है प्रजाति। तो देखते फ्रेंड, लघु अंडमान में जो है ओंगे मिलेंगे, जो है निग्रोटो प्रजाति के। सेंटिनेल जो है यहाँ पे मिलते हैं आपको सेंटली जो है निग्रोटो जनजाति के। मध्य व दक्षिण अंडमान में आपको देखने को मिलते हैं जारवा, जो किस प्रजाति के? ये है निग्रोटो प्रजाति के। स्टेट द्वीप पे आपको मिलेंगे महा अंडमानीज, ये भी कैसे हैं? ये भी निग्रोटिव जाति के हैं। किसके? निग्रोटिव जाति के हैं। ग्रेट निकोबार में मिलेगा आपके सोम्पेन जो है नेग्रोइड। कौन से? नेग्रोइड। ग्रेट निकोबार द्वीप में मिलेगी आपको निकोबारी जो है मंगोलाइड। कैसे? मंगोलाइड है। अनुसूचित जनजाति देखते हैं फ्रेंड्स। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा ने किया था, जो आदिवासियों के पितामह कहा जाते हैं। भारतीय संविधान सभा ने जो जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द प्रयोग किया था। किसने किया था? जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम संविधान सभा में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अनुसूचित
जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान में कौन सी अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स ये था 5वीं अनुसूची में। कौन सी? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य, तो देखते हैं फ्रेंड कौन कौन से हैं। पहला है आपका हरियाणा। कौन सा? हरियाणा, जहाँ पे मात्र 3.63% है। दूसरा आपका पंजाब, जहाँ पे है 3.67%। तीसरे नंबर पे गोवा, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.62%। सिक्किम आपको देखने को मिलेगा आपको 7.8%। कितना? 7.8%। बिहार में आपको देखने को मिलेगा 7.84%। कितना? 7.87%। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, तो देखते फ्रेंड लक्षद्वीप में जो है 90% है। मिजोरम में जो है 84% है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपको ये मिलेगा 81%। और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 80%। न्यूनतम वनावरण वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो फ्रेंड देखते हैं दमन व दीव में है आपका 18%। चंडीगढ़ में है आपका 20%। लक्षद्वीप में आपका है, ये आपका है 9%। और आपका जो ये है पौंडीचेरी, यहाँ पर आपको मिलेगा आपको 10%। और दिल्ली में है आपका है 13%। कितना? 13% है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति कैसी है? मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, जो कुल 25% है। अरुणाचल प्रदेश में जो है दूसरे नंबर पर है, जो अपने क्षेत्रफल का है 80%। छत्तीसगढ़ में जो है ये है आपका अपने क्षेत्रफल का 41%। उड़ीसा में आपका मिलेगा आपको 33%। ये है क्षेत्र के अनुसार, माफ़ कीजिएगा प्रतिशत के हिसाब से। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये आपका 77,000 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 66,000 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में आपका 55,000 वर्ग किलोमीटर। और उड़ीसा में आपका 52,000 वर्ग किलोमीटर। देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण क्या है? तो देखते फ्रेंड, जो जोन 5 है उसमें कौन आता है? उसमें आता है 9 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप। ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो फ्रेंड ये आ सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, कचकरन, उत्तरी बिहार के क्षेत्र पे, और अंडमान निकोबार द्वीप में। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 12% है। जो जोन आएंगे अब चार में, वो है अति तीव्र। ये होगा 8 तीव्रता का। ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, और दिल्ली। ऐसा क्षेत्र है आपका लगभग 18%। कितना है? 18% है। जो जोन 3 में आते हैं, मध्यम तीव्रता वाला जो भूकंप आएगा, ये कितने परसेंट, माफ़ कीजिएगा, कितने रिएक्टर का होगा? ये होगा 7 रिएक्टर का। कितना? 7 रिएक्टर का। ये आपको देखने को मिलेगा केरल में, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये कुल क्षेत्रफल का 27% है। जोन 2 कम तीव्रता वाले, जो 6 या उससे कम होगा, तो जो बचा कुछ वो इसमें आ जाएगा, लगभग देश का 46%। कितना? 46%। एनसीआर में शामिल होने वाले जिले, तो फ्रेंड्स देखते हैं एनसीआर में शामिल होने वाले जिले इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है एक पूर्ण राज्य नहीं है। अब जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात करते हैं तो इसमें एनसीआर वाले कुछ जिले जो है शामिल हो जाते हैं, जो मात्र किस किस में आते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं? तो देखते हैं हरियाणा के ज़िले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह, जिंद और करनाल। उत्तर प्रदेश के देखते हैं कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, साथ में शामली। राजस्थान के सिर्फ 2 ज़िले हैं जिसमें अलवर और भरतपुर। फ्रेंड्स इसी के साथ हमने भारत का भूगोल ख़त्म कर दिया है और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे हमने सभी करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।